28 फरवरी 2026। मतलब एक बार इस सीन की कल्पना कीजिए। जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे बना एक ऐसा बंकर जहां केवल लिफ्ट से पहुंचने में ही 5 मिनट का समय लगता है। और वो भी कंक्रीट की बहुत ही मोटी दीवारों के साथ। बिल्कुल। एडवांस्ड हथियारों से लैस गार्ड्स और इसे दुनिया की सबसे इम्पॉसिबल टू ब्रीच यानी अभेद्य सुरक्षा माना जाता था। और फिर भी एक सटीक मिसाइल स्ट्राइक होती है। राइट। एक ऐसी स्ट्राइक जिसने सबको चौंका दिया। एग्जैक्टली तो आज के इस डीप डाइव में हम उन्हीं इंटेलिजेंस दस्तावेजों, सैटेलाइट डेटा और मिलिट्री रिपोर्ट्स को डिकोड कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित इंसानों में से एक, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खोमेनी को कैसे निशाना बनाया गया। क्योंकि ये कोई एक दिन का मिलिट्री ऑपरेशन तो था नहीं। हाँ, वही तो। आज के विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे सालों तक निगरानी और उससे बचने का एक ऐसा तकनीकी जाल बुना गया जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल दी। ये सिर्फ मशीनें नहीं थी, बल्कि इंसान और तकनीक के बीच की एक बिसात थी। सही कहा। और इस घटना को समझने के लिए ना हमें उस पुरानी मानसिकता से बाहर आना होगा कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ ऊंची दीवारें या बाहरी हथियार होते हैं। हमारे सामने जो स्रोत और दस्तावेज हैं वे बहुत स्पष्ट करते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की नींव कई साल पहले रखी गई थी। कई साल पहले। बिल्कुल। खमेनेई 36 सालों से सत्ता में थे। उनकी सुरक्षा किसी अभेद्य किले से कम नहीं थी। तो ये रातों रात तो हो नहीं सकता था। इसके लिए इजराइल की रणनीति में एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव आया। ये रणनीति में बदलाव वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, क्योंकि अगर हम 2017 तक के दस्तावेजों को देखें तो इजराइल का मुख्य लक्ष्य हमेशा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना ही दिखाई देता है। राइट, वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस कर रहे थे। हाँ, मतलब वे साइंटिस्ट्स को टारगेट कर रहे थे या फिर किसी न्यूक्लियर साइट को उड़ा रहे थे। लेकिन वो एक अंतहीन गतिरोध था, एक डेडलॉक। तो अचानक से किसी देश के सुप्रीम लीडर को सीधी टारगेट करने का ख्याल आखिर आया कहां से? इसकी शुरुआत 31 जनवरी 2018 के एक खुफिया ऑपरेशन से होती है। तेहरान का एक इलाका है शोराबाद। मोसाद के एजेंट्स ने वहां एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले वेयर हाउस में सेंध लगाई थी। अच्छा। हाँ, और उनके पास केवल 6 घंटे का समय था। उन्होंने इंडस्ट्रियल ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करके लोहे के 32 सेफ काटे और वहां से आधा टन से ज्यादा न्यूक्लियर दस्तावेज और डिस्क निकाल लिए। आधा टन दस्तावेज? बाप रे, ये तो कोई मामूली चोरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और जब इजरायली वॉर कैबिनेट ने इन दस्तावेजों का विश्लेषण किया तो उनके होश उड़ गए। उन पेपर्स में ऐसी सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशंस का जिक्र था जो आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स की नजरों से भी पूरी तरह छुपी हुई थी। मतलब उन्हें ये एहसास हुआ कि वे जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे वो असल में ऊपर से दिखने वाले ढांचे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा हुआ ना, जैसे आप किसी भूल भुलैया को एक सीधी सड़क समझकर चल रहे हों और अचानक आपको उसका असली नक्शा मिल जाए जिसमें हजारों खुफिया रास्ते हों। बहुत सही एनालॉजी है। यही वो रियलिटी चेक था इजराइल के लिए। उन्हें समझ आ गया कि केवल साइट्स को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरी लीडरशिप, खासकर खमेनेई मौजूद है, वे इसे किसी और छिपी हुई जगह पर फिर से खड़ा कर लेंगे। लीडरशिप को हटाना ही एकमात्र स्थायी समाधान था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीतिक अड़चन भी तो थी। किसी भी देश के सुप्रीम लीडर पर सीधे हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर फुल स्केल वॉर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन का रिस्क था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री रिस्क था। तो जाहिर है बिना अमेरिका के समर्थन और बिना 100% पुख्ता इंटेलिजेंस के ये कदम नहीं उठाया जा सकता था। और मुझे लगता है यहीं से वो स्ट्रेटेजिक डिले या कूटनीतिक इंतजार शुरू होता है। सालों लंबी एक खामोश तैयारी। सही कहा आपने। और यही तैयारी हमें सर्विलांस यानी निगरानी के एक ऐसे जाल की तरफ ले जाती है जिसे समझना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। अगर हम 2018 से 2023 के बीच के दस्तावेजों पर नजर डालें तो तेहरान के पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड का एक बहुत ही सजीव और हैरान करने वाला खाका उभर कर सामने आता है। पास्चर स्ट्रीट, वो कोई आम जगह नहीं थी। एकदम नहीं। ये 30 एकड़ का इलाका था। इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी थी और इसके नीचे एक ऐसा अंडरग्राउंड बंकर था जो 5 किलोमीटर के टनल नेटवर्क से जुड़ा था। 5 किलोमीटर? हाँ। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क के कुछ गुप्त दरवाजे आम स्कूलों और हॉस्पिटल्स के पास खुलते थे। कि सबसे खुफिया और हाईटेक साइबर इंटेलिजेंस विंग है। उनका काम केवल हैकिंग नहीं है, बल्कि दुश्मन के डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर एक पैरेलल यानी समानांतर दुनिया बनाना है। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की?
सबसे पहले उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। खमीनी के जो बिल्कुल करीबी लोग थे, जैसे उनके गार्ड्स, कुक और ड्राइवर्स, उनके फोन को जीरो क्लिक तकनीक से हैक किया गया। जीरो क्लिक यानी फोन के मालिक को कोई लिंक तक क्लिक करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बस एक मिस्ड कॉल या इनविजिबल मैसेज और फोन का पूरा कंट्रोल यूनिट 8200 के पास। अच्छा, लेकिन एक सेकंड बीच में रोक रहा हूं, पर अगर यूनिट 8200 डिजिटल इकोसिस्टम हैक कर रही थी, तो ईरान के पास्चर स्ट्रीट में जो फिजिकल सिक्योरिटी कैमरे लगे थे उनका क्या? वो एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है इस रिपोर्ट का। क्योंकि ईरान ने तो चीनी कंपनी टैंडी और हिकविजन के कैमरे लगा रखे थे ना, जो इंटरनेट से नहीं बल्कि अपने क्लोज नेटवर्क पर चलते हैं। उन्हें भेदना तो बहुत मुश्किल होना चाहिए था। मुश्किल था, पर यहीं पर यूनिट 8200 ने एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी का फायदा उठाया। उन चीनी कैमरों के फर्मवेयर लंबे समय से अपडेट नहीं किए गए थे। अच्छा, फर्मवेयर? हाँ, जो किसी भी हार्डवेयर का वो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो उसे निर्देश देता है। इजराइल ने इस पुरानी खामी के जरिए सीधे मुख्य सर्वर में सेंध लगा दी और पूरा कैमरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। मतलब वे अब खुद ईरान की आंखों से ही खामेनी के कंपाउंड के अंदर देख रहे थे। कमाल है। ये तो जमीन की बात हो गई, लेकिन रिपोर्ट्स में सैटेलाइट्स का भी बहुत जिक्र है। इजराइल के ओफिक 13 और ओफिक 16 और अमेरिका की KH-11 सैटेलाइट। हाँ, KH-11 का डेटा तो बहुत ही एडवांस था। बिल्कुल। इसके बारे में एक डिटेल जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये सैटेलाइट 500 किलोमीटर ऊपर से केवल किसी इमारत की तस्वीर नहीं ले रही थी, बल्कि उस इमारत की छत पर मौजूद किसी एंटीना या गाड़ी की परछाई तक नाप रही थी। ये ऐसा था जैसे आसमान में बैठकर कोई एक विशाल शतरंज के खेल को जूम इन करके देख रहा हो, जहां प्यादों की परछाई तक नापी जा रही हो। और ये परछाई नापने की तकनीक दरअसल ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही एडवांस रूप है। सूरज की रोशनी के एंगल और परछाई की लंबाई का विश्लेषण करके ये सैटेलाइट्स किसी भी नई बनी दीवार या बैरिकेड की सटीक ऊंचाई निकाल लेती थीं। ताकि उन्हें पता चले कि अंदर कौन सा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही ओरियन नाम की एक खुफिया सैटेलाइट भी आसमान में थी। कंपाउंड के अंदर जो कमांडर अपने गार्ड से रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बात करते थे, ओरियन उन सिग्नल्स को पकड़ लेती थी। और फिर उन सिग्नल्स का क्या होता था? वो सिग्नल्स सीधे ऑस्ट्रेलिया के पाइन गैप में मौजूद एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में भेज दिए जाते थे डिकोड होने के लिए। बाप रे। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि ईरान की काउंटर इंटेलिजेंस को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जब उन्हें अंदेशा हुआ कि उनके ऊपर 2400 घंटे एक डिजिटल आंख रखी जा रही है, तो उन्होंने अपने बचाव में जो कदम उठाए वे भी उतने ही एडवांस थे। बिल्कुल, वो कोई मूक दर्शक नहीं थे। दस्तावेजों में उनके ब्लाइंड स्पॉट कैलकुलेशन का जिक्र है। ब्लाइंड स्पॉट्स मतलब वो जगह है जहां सैटेलाइट नहीं देख सकती। हाँ, ईरान ने आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल स्पीड और उनके रास्ते का सटीक गणित लगाना शुरू कर दिया। सैटेलाइट्स हमेशा एक जगह स्थिर तो रहती नहीं है। राइट, वो धरती का चक्कर लगाती हैं। तो ईरान के वैज्ञानिकों ने ये समय निकाल लिया कि कौन सी सैटेलाइट कब उनके ऊपर से गुजरेगी और कब आसमान पूरी तरह से खाली होगा। खमेनेई को किसी एक इमारत से दूसरी इमारत में तभी ले जाया जाता था जब कोई सैटेलाइट ऊपर नहीं होती थी। वाह। और एक चीज और, रेडियो सिग्नल्स इंटरसेप्ट होने से बचाने के लिए ईरान ने पूरे पास्चर स्ट्रीट में जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाई, वो काउंटर सर्विलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। फाइबर ऑप्टिक्स वाला डिफेंस बहुत ही स्मार्ट मूव था उनका, है ना? इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसा था जैसे खुले मैदान में चिल्लाकर बात करने के बजाय आप किसी बंद कमरे में टेबल के नीचे से चुपचाप पर्ची पास कर रहे हो। ये एनोलॉजी काफी सटीक है। इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। आम वॉकी टॉकी या रेडियो सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हवा में ट्रैवल करते हैं, जिन्हें आसमान से पकड़ा जा सकता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डेटा लाइट पल्स यानी रोशनी की किरणों के रूप में ट्रैवल करता है। कांच के पतले तारों के अंदर ये रोशनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए आगे बढ़ती है और केबल से बाहर इसका कोई सिग्नल लीक नहीं होता। बिल्कुल, इसलिए आसमान में बैठी ओरियन सैटेलाइट के लिए इन सिग्नल्स को पकड़ना भौतिक विज्ञान के नियमों के हिसाब से ही नामुमकिन हो गया। ये सब 2023 के अंत तक एक शांत लेकिन बेहद तनावपूर्ण खींचतान के रूप में चल रहा था। लेकिन फिर आता है 7 अक्टूबर 2023 का दिन, जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हाँ, हमास के हमलों ने इस पूरे प्लान को एक तरह से एग्जीक्यूशन मोड में डाल दिया। ये एक कैटलिस्ट था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पास्चर स्ट्रीट पर मोसाद के जो एजेंट्स पहले से मौजूद थे, उनकी संख्या दुगनी कर दी गई। पर यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी।
2018 से लेके 2025 तक का डेटा, लाखों घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग, हजारों फोन कॉल्स, सर्वेलेंस फुटेज, यहाँ तक कि कंपाउंड से निकलने वाले कचरे की बारीक रिपोर्ट्स। कचरे की रिपोर्ट्स। हाँ, इतना सारा डेटा जमा हो गया था कि किसी भी इंसान या इंसानों की टीम के लिए इसका विश्लेषण करना असंभव था। और यहीं पर इस पूरी कहानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एंट्री होती है। दस्तावेजों में साफ तौर पर मेवन स्मार्ट सिस्टम का उल्लेख है, जिसे पैलेंटियर कंपनी ने बनाया था। हाँ, पैलेंटियर वही कंपनी है जो पेंटागन और दुनिया भर के मिलिट्री के लिए डीप डेटा एनालिटिक्स सिस्टम बनाती है। इस मेवन सिस्टम के अंदर वो सारा कच्चा डेटा फीड किया गया। जो काम सैकड़ों एनालिस्ट्स सालों में नहीं कर सकते थे, वो इस एआई ने महज 90 मिनट के अंदर कर दिया। इसने 98.7% की एक्यूरेसी के साथ खामेनेई और उनके पूरे स्टाफ का पैटर्न ऑफ लाइफ डिकोड कर लिया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा इसे पुश बैक देना चाहूंगा। मतलब कचरे की रिपोर्ट्स या फोन लॉग जैसे बिखरे हुए और बिना किसी तालमेल वाले डेटा से कोई एआई किसी इंसान के व्यवहार का सटीक अनुमान कैसे लगा सकता है? क्या मशीनें वाकई इंसानी अनिश्चितता को प्रिडिक्ट कर सकती हैं? इंसान तो अपनी आदतें कभी भी बदल सकता है। ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन मशीनें उस पैटर्न को देखती हैं जिसे इंसान नज़रअंदाज कर देता है। मान लीजिए कचरे के रिपोर्ट में किसी एक खास दिन एक महंगी इंपोर्टेड कॉफ़ी के खाली कप मिलते हैं। ओके। और उसी दिन किसी कैमरे में एक विशेष रंग की गाड़ी का मूवमेंट दर्ज होता है। अब किसी इंसान के लिए ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन मेवन एआई ने इन डॉट्स को जोड़कर ये बता दिया कि जब भी वो कॉफ़ी मंगवाई जाती है, इसका मतलब कोई टॉप लेवल कमांडर कंपाउंड में मौजूद है। ओहो, मतलब वो इतने छोटे छोटे क्लूज को मिला रहा था। बिल्कुल। और दस्तावेजों में ये भी पता चला है कि इस एआई ने खमेनेई के चलने के स्टाइल और उनके बॉडी पोस्चर तक को एनालाइज किया। चलने के स्टाइल का विश्लेषण? मतलब इसकी क्या जरूरत थी? इसका कारण खमेनी के बॉडी डबल या हमशक्ल थे। अच्छा। हाँ, एक हमशक्ल इंसान सर्जरी या मेकअप से अपना चेहरा तो बदल सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के सालों के जीवन से उसके शरीर का जो झुकाव बनता है, जो कदम रखने का एक खास तरीका होता है, उसकी नकल नहीं की जा सकती। एआई कैमरों की मदद से हर व्यक्ति की चाल को एक बायोमेट्रिक सिग्नेचर की तरह स्कैन कर रहा था। तो अगर कोई हमशक्ल होगा तो एआई उसे पकड़ लेगा। एग्जैक्टली। अगर कैमरे में दिखने वाला व्यक्ति थोड़ा भी अलग तरीके से चलता तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता कि ये असली खमेनी नहीं है और स्ट्राइक रोक दी जाती। ये तकनीकी निगरानी का एक बहुत ही खतरनाक स्तर है। खैर, इसके बाद हम आते हैं 2025 के समय काल पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस समय तक इजराइल हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन कूटनीतिक माहौल अभी पक्ष में नहीं था। राइट। राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी जटिल थीं उस वक्त। हाँ, जो बाइडेन के प्रशासन की चेतावनियों के कारण इजराइल रुका हुआ था। लेकिन फिर नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने माहौल बदला। रिपोर्ट्स में जिक्र है कि ट्रंप को प्रो इजराइल डोनर मिरियम एडेल्सन का सपोर्ट था। तो इस सत्ता परिवर्तन ने इजराइल को वो कूटनीतिक स्पेस दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम केवल दस्तावेजों में दर्ज राजनीतिक घटनाक्रम की टाइमलाइन बता रहे हैं, किसी विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस नए माहौल में जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत एक एयर स्ट्राइक की। ये सीले खमेनेई पर हमला नहीं था, लेकिन जो दिलचस्प बात हुई वो ये कि इस हमले के तुरंत बाद खमेनेई ने अपने लविसान वाले गहरे अंडरग्राउंड बंकर से 9 मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया। हाँ, और वो वीडियो जानबूझकर बहुत ही लो क्वालिटी और धुंधला रखा गया था। अब अगर कोई सोचे कि मैं किसी देश का लीडर हूं और मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, तो मैं 4K क्वालिटी का बढ़िया वीडियो रिलीज करूंगा। ये ब्लरी और खराब ऑडियो वाला वीडियो रिलीज करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ये ईरान की इंटेलिजेंस का एक बहुत ही चालाकी भरा कदम था। हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो में एम्बियंट नॉइज या बैकग्राउंड की आवाजें बहुत स्पष्ट रूप से कैप्चर हो जाती हैं। एम्बियंट नॉइज जैसे जनरेटर की आवाज? हाँ, जैसे बंकर के वेंटिलेशन सिस्टम की हवा की गूंज या पावर जनरेटर की हल्की कंपन। अमेरिका की CIA के ऑडियो एक्सपर्ट्स इन हल्की आवाजों के एकॉस्टिक्स का विश्लेषण करके ये पता लगा सकते थे कि वो बंकर जमीन से कितने मीटर नीचे है। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ आवाज से? बिल्कुल। इसे ऑडियो बेस्ड टोपोग्राफी कहते हैं। इससे दीवारों की मोटाई और वहां चल रही मशीनों का अंदाजा लग जाता। ईरान ये खुफिया जानकारी दुश्मन के हाथ नहीं लगने देना चाहता था।
दोनों तरफ से ये दिमागी खेल अपने चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन हर खेल का एक अंत होता है। दस्तावेज बताते हैं कि नवंबर 2025 में इजरायली लीडरशिप ने ये तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने 2026 की पहली तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर को ऑपरेशन का समय तय कर दिया। बस इंतजार था उस गोल्डन इंटेलिजेंस का, और वो जानकारी उन्हें मिली 23 से 27 फरवरी 2026 के बीच। राइट। यूनिट 820 और मुसाद की ग्राउंड एजेंट्स को पता चला कि 28 फरवरी को खमेनी अपने 40 टॉप अधिकारियों के साथ एक अति महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मीटिंग उस गहरे अंडरग्राउंड बंकर में नहीं होने वाली थी। सालों तक जिस बंकर को बचाने के लिए इतना सब किया गया, मीटिंग वहां न होकर जमीन के ऊपर बनी बैते रहबरी इमारत में तय की गई। और वो भी सुबह के समय। हाँ, तो बस ट्रंप प्रशासन से अप्रूवल मिला और 28 फरवरी का ऑपरेशन शुरू हो गया। इसका जो समयवार विवरण है वो रोंगटे खड़े कर देता है। सुबह 7:30 बजे इजराइल से F-35 और F-15 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। ईरान का एयर स्पेस कोई खुला आसमान नहीं था। हाँ, उनके पास रूस के S-300 और खुद के बनाए बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। ये तो बहुत एडवांस रडार है ना। दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम्स में आते हैं। कोई भी फाइटर जेट अगर घुसता तो रडार उसे मीलों दूर से डिटेक्ट कर लेता। तो बिना रडार पर आए ये जेट्स अंदर घुसे कैसे? क्या जैमिंग तकनीकी इस्तेमाल की गई थी? जैमिंग तो बात की बात है। इस मास्टर स्ट्रोक का असली जवाब उन डॉर्मेंट मालवेयर में छिपा है जिनका जिक्र रिपोर्ट्स में है। डॉर्मेंट मालवेयर यानी इनएक्टिव वायरस। हाँ, यूनिट 8200 ने सालों पहले जब ये रडार सिस्टम ईरान की सेना के लिए खरीदे जा रहे थे, तभी उनकी इंटरनेशनल सप्लाई चेन में सेंध लगा दी थी। उन्होंने हार्डवेयर के अंदर ऐसे कंप्यूटर वायरस डाल दिए थे जो पूरी तरह से निष्क्रिय थे। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने तिजोरी के ताले में सालों पहले दीमक छोड़ दी हो। बाहर से ताला बिल्कुल मजबूत दिख रहा है, लेकिन चोरी वाले दिन वो अंदर से खोखला होकर खुद ही टूट गया। एकदम सही। ठीक उस समय जब जेट्स ईरान के एयरस्पेस में घुसने वाले थे, यूनिट 8200 ने दूर बैठे उन मालवेयर को एक कमांड भेजकर एक्टिवेट कर दिया। और पलक झपकते ही ईरान की सारी रडार स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। एयर डिफेंस का पूरा खात्मा। बिल्कुल। और जो इक्का दुक्का रडार सिस्टम इस वायरस के असर से बच गए थे, उन्हें तबाह करने के लिए अमेरिकन EA-18G ग्रोलर एयरक्राफ्ट ने अपने शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़े और उन्हें जैम कर दिया। साथ ही जो ड्रोन सालों से ईरान के अंदर स्मगल करके छिपाए गए थे, उन्हें एक्टिवेट करके सटीक ठिकानों पर दे मारा गया। और फिर आता है सुबह 9:40 का समय। बिना किसी रुकावट के 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइलें ठीक उसी जगह गिरी जहां मीटिंग हो रही थी। ये हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं जो अंतरिक्ष से इतनी भयानक गति से नीचे आती हैं कि उन्हें रोकना नामुमकिन है। सब कुछ तबाह हो गया। और इस हमले के बाद जो घटना घटी, वो मोसाद के साइबर दबदबे का एक और खौफनाक सबूत थी। आफ्टरमैथ। हाँ, हमले के महज 12 मिनट बाद ईरान के लाखों आम लोगों के मोबाइल फोन में एक रिलीजियस ऐप है सबा, उसके जरिए एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। क्या था उस नोटिफिकेशन में? उसमें लिखा था हेल्प हैज अराइव्ड। बाप रे, ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का चरम है। लेकिन इस पूरे आफ्टरमाथ में कुछ रहस्यमयी लोग बच भी गए थे। मीटिंग से कुछ देर पहले निकले खमेनेई के बेटे मोज्तबा का बचना और कुछ फोर्स के जनरल इस्माइल कानी का एक बार फिर ऐसे हमले से बच निकलना। दस्तावेज बताते हैं कि ये 9वीं बार था जब जनरल कानी इतने करीब से बच निकले थे, और ये सीधा सीधा अंदरूनी गद्दारी की ओर इशारा करता है। और इस पूरे ऑपरेशन का अंत भी उतना ही अजीब था। खमेनेई का जनाजा, ये डर इतना ज्यादा था कि कहीं अमेरिका उस जनाजे की भीड़ पर भी हमला न कर दे कि फ्यूनरल की तारीखें कई बार बदली गईं। हाँ, और तब तक उनके शव को एक डीप फ्रीज में रखना पड़ा। तो इस पूरे डीप डाइव और टाइमलाइन को समझने के बाद एपिसोड को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिर्फ चलने के तरीके से आपकी पहचान कर सकता है, जब आसमान में बैठी सैटेलाइट्स आपके रोजमर्रा के जीवन के पैटर्न को डिकोड कर सकती हैं, तो क्या आज की दुनिया में फिजिकल सिक्योरिटी या शारीरिक सुरक्षा जैसी कोई चीज बची भी है? बहुत बड़ा सवाल है। या फिर भविष्य के सारे युद्ध केवल डेटा, कोडिंग और एल्गोरिदम के इस अदृश्य मैदान पर लड़े जाएंगे, जहां कंक्रीट का कोई भी बंकर आपको बचा नहीं सकता? सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।